आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में चर्चा करेंगे। कल हम लोग अनुच्छेद 11 तक की चर्चा को समाप्त किए थे और अनुच्छेद 11 में यह शक्ति दिया गया है कि संसद नागरिकता संबंधित कानून बनाए। इसलिए संसद ने अनुच्छेद 11 के शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। तो इसलिए हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात है कि नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता अर्जन और समाप्ति का उपबंध करता है। यदि नागरिकता अधिनियम 1955 यह बताता है कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने के यानी नागरिकता अर्जित करने के या भारत का नागरिकता लेने के लिए कौन सा नियम होगा और भारतीय नागरिकता को समाप्त किस किस आधारों पर किया जाएगा, यही मूल रूप से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 चर्चा करता है। इस अधिनियम में यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता अर्जित करने के, नागरिकता प्राप्त करने के। 5 रीति बताए गए हैं, 5 नियम बताए गए हैं या 5 तरीके बताए गए हैं कि कोई व्यक्ति कैसे भारत की नागरिक बन सकता है। एक नंबर में है बाई बर्थ यानी जन्म के आधार पर। अगर कोई भारत में व्यक्ति जन्म लिया तो वह भारत का नागरिक होगा यानी जन्म के आधार पर। जस सोली का सिद्धांत, लॉ ऑफ सोली यानी भूमि या मिट्टी से आधारित विधि, यानी जो विधि मिट्टी से जोड़ता है, जो विधि यानी जो बच्चा भारतीय जब जन्म भूमि पे जन्म लेगा वह भारत का नागरिक होगा। यह कहता है जस सोली का सिद्धांत यानी बाई बर्थ, जन्म के आधार पे भारत का नागरिकता। दूसरा इस रीति यानी जो जस सोली का सिद्धांत है, मतलब इस रीति के अनुसार से भारत के भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी जो जो बच्चा भारत के भूमि पर जन्म लिया है वह बच्चा भारत का नागरिक होगा, लेकिन यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यानी सपोज डेट मान लीजिए कि आप इंडियन हैं, आपकी पत्नी अमेरिकन है, लेकिन जो बच्चा जन्म लेगा अगर उस बच्चे का जन्म भारतीय भूमि पर हुआ है तो वह भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकेगा, लेकिन आपकी जो पत्नी है वो अवैध प्रवासी न हो, यानी ऐसे न रह रही हो बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में न रह रही हो, बल्कि भारत के वीजा पे और उस देश के पासपोर्ट पे भारत में रह रही हो, तो वह बच्चा भारत का नागरिकता आसानी से ग्रहण कर सकेगा। 1980 तक यह प्रावधान था कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो उनको जस सोली के तहत नागरिकता का अधिकार प्राप्त, चाहे उनके माता पिता भारतीय हो या नहीं। यह उपबंध 1987 में किया गया है, जो हम लोग देखें कि यदि कोई व्यक्ति भारत की भूमि पर जन्म लेता है तो भारत का नागरिकता उसे दी जा सकती है, लेकिन उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना अनिवार्य है। लेकिन 1987 तक क्या था, 1987 तक यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो भारत की भूमि पर जन्म लिया है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वो उनके माता पिता भारतीय हो या नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अमेरिका से कोई फ्लाइट उड़ा, उसमें 2 लोग शामिल हैं, एक पति और पत्नी भारत के टूर पे आ रहे हैं। हुआ क्या कि पत्नी प्रेग्नेंट है, लगभग 9 मंथ पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं। जैसे ही भारतीय भूमि पर वो फ्लाइट लैंड किया है, जैसे ही वो प्लेन भारतीय भूमि पर लैंड किया, वैसे ही उस बच्चे का जन्म हो गया। तो पहले क्या था कि जो उस बच्चे का जन्म जो भारतीय भूमि पर हुआ, तो वह व्यक्ति वह बच्चा होगा वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य होगा। लेकिन समय रहते हुए इसका समझ में आ गया कि नहीं नहीं ये नियम गलत है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो होगा तो कोई भी व्यक्ति जो बाहर का है, जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो इस नियम को 1987 में खत्म कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। यह प्रावधान कर दिया गया कि जन्म के आधार पर वही व्यक्ति भारत का नागरिकता ले सकेगा जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। चलिए दूसरा क्या है, बाई डिसेंट, वंशाक्रम द्वारा या उत्तराधिकार से।
चर्च सेंगुइन्स का नियम यानी लॉ ऑफ ब्लड, खून के रिश्ते के आधार, इस रीति के तहत या नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति का जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और उस बच्चे को उत्तराधिकार के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया है और उसके माता पिता में से कोई अगर एक भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक अच्छे से लेते हैं, सानिया मिर्जा भारत की नागरिक है, उनके पति शोएब मलिक पाकिस्तान के नागरिक है। वह भारत के वीजा पे तो जाके पाकिस्तान में भी रहती है, लेकिन जो सानिया मिर्जा का जो बच्चा होगा वह भारत की नागरिकता ले या पाकिस्तान का नागरिकता ले, वो दोनों जगह का नागरिकता ले सकता है, क्योंकि उसके पिता पाकिस्तान के हैं और माता भारत की है। तो वह बच्चा जिस आधार पे चाहे, जैसे चाहे वैसे वह नागरिकता भारत का ले सकता है। जिस देश में वो उचित समझे उस देश का नागरिकता लेगा। यानी उत्तराधिकार के आधार पर नागरिकता कोई ग्रहण कर सकता है। हम लोग में से अधिकतर लोग उत्तराधिकार के आधार पर ही नागरिकता को ग्रहण किए हुए हैं। हम लोग में से अधिकतर लोग उत्तराधिकार के आधार पर ही नागरिकता लिए हुए हैं। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी दोनों भारत के नागरिक हैं, तो हम उनका वंश होने के नाते हम ऑलरेडी भारत के नागरिक हो गए। इसके कहने का मतलब यह हुआ। दूसरा बात है बाई रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के द्वारा। अब देखिए पंजीकरण के द्वारा किनको किनको नागरिकता मिलेगा। एक नंबर बात है कि भारतीय नागरिकता यानी भारतीय नागरिक के साथ वैवाहिक संबंध करने वाला व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल लेते हैं, राजीव गांधी जी भारत के नागरिक थे, उनकी पत्नी सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी, लेकिन उन्हें जब नागरिकता दी गई तो किस आधार पर नागरिकता दी गई? भारतीय नागरिक के साथ वैवाहिक संबंध वाले व्यक्ति के आधार पे सोनिया गांधी जी को भारत का नागरिकता दिया गया। यानी अगर कोई व्यक्ति भारतीय से यानी भारतीय नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति से अगर कोई विदेशी व्यक्ति शादी करता है और वह भारत में रहना चाहता है तो वह भारत का नागरिकता ले सकता है। दूसरा बात है भारतीय मूल के लोग, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के लोग हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि उन भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत में वो निवास करते थे, या उनके माता पिता दादा दादी कोई भारत में निवास करता था, लेकिन वे लोग जाकर दूसरे देश में रहने लगे और उस देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वो भी लोग अगर चाहें तो भारत का नागरिकता पंजीकरण के द्वारा ले सकते हैं। तीसरा बात है राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, कॉमनवेल्थ सिटीजन। राष्ट्रमंडल देश क्या होता है भले ये जानते हैं। राष्ट्रमंडल वे देश हैं, कॉमनवेल्थ सिटीजन यानी कॉमनवेल्थ कंट्री वो हैं जो कंट्री अमेरिका के उपनिवेश रहे थे। तो कॉमनवेल्थ कंट्री के नागरिक को भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। लेकिन ये जो तीसरा नंबर पॉइंट है, यानी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बाई रजिस्ट्रेशन, ये बहुत मतलब आसान प्रक्रिया है नागरिकता लेने का। इसमें राष्ट्रमंडल देश के लोगों को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उस देश में भी लगभग प्रशासनिक सांचा ढांचा समान था। ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन अगर वहां पे शासन कर रहा था तो लगभग अगर अनुमान के तौर पे आप देखें तो जहां जहां ब्रिटेन का शासन हुआ है वहां वहां उस देश में लगभग आपको प्रशासनिक साचा ढांचा एक समान दिखेगा, बहुत सारी समानताएं दिखेगी। तो इसलिए राष्ट्रमंडल देश के नागरिकों को भारत का नागरिकता आसानी से दिया जाता है क्योंकि प्रशासनिक साचा ढांचा वो समझ रहे हैं, उस परिवेश में वो जी रहे हैं और भारत में आकर रहने लगे और भारत का नागरिकता ग्रहण करने लगे, तो वो तो साचा ढांचा समझ ही रहे हैं, तो उनको भारतीय होने में टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है, इसलिए इसको बाई रजिस्ट्रेशन में शामिल किया गया। तीसरा बात है अवयस्क बच्चे जिनके माता पिता भारतीय नागरिकता हासिल किए हों। यानी समझिए कि सपोज दैट कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत आए, ठीक है, वो भारत में रहा, भारत की नागरिकता भी हासिल कर ली, लेकिन
जब वह नागरिकता हासिल किया तो जो उसका बच्चा था वो अवयस्क था, यानी मान लीजिए अभी जन्म लिया था या 1 साल का था या 2 साल का था, तो वो उस बच्चे को तो नागरिकता नहीं दिया जाएगा। नागरिकता तो उसके माता पिता को दिया जाएगा। अवयस्क बच्चे को तो नागरिकता दिया ही नहीं जा सकता है। नागरिकता हासिल करने के लिए मिनिमम एज भारत में 18 साल है। 18 साल के ऊपर के ही बच्चे अगर विदेश के हैं और भारत में आ रहे हैं, तो अगर वो नागरिकता हासिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो वे अवयस्क बच्चे, मतलब जब उनके माता पिता नागरिकता ले रहे थे तो वो अवयस्क थे, यानी एडल्ट नहीं थे, तो वह भारत का नागरिकता ले सकते हैं एडल्ट होने के बाद। लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्त है। क्या आवश्यक शर्त है? उन्हें आवश्यक अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा, यानी जो भी नागरिकता संबंधित अधिकारी होगा, उपयुक्त अधिकारी होगा, जो नागरिकता का वितरण करता होगा, नागरिकता देता होगा लोगों को, उनके समक्ष आवेदन करना होगा। और दूसरा इसका आवश्यक शर्त है कि आवेदन से पूर्व भारत में न्यूनतम 7 वर्ष से रह रहा हो। यहाँ आवेदन होगा, गलती टाइपिंग करने वाले से मिस्टेक हो गया, यहाँ आवेदन होगा, यानी आवेदन से पूर्व भारत में न्यूनतम 7 वर्ष से रह रहा है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता बाई रजिस्ट्रेशन अगर हासिल करना चाहता है इन चारों में से, यानी भारतीय नागरिकता के साथ वैवाहिक संबंध, भारतीय मूल के लोग, या राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, या वयस्क बच्चे जिनके माता पिता भारतीय नागरिकता हासिल किए हों, अगर मतलब कोई व्यक्ति नागरिकता भारत का लेना चाहता है, इन चारों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट को फॉलो करता है और उस पॉइंट को लेकर कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रमंडल देश का नागरिक है, वो आया और बोला कि सर हमें भारत की नागरिकता चाहिए आवश्यक अधिकारी के समक्ष। तो जब वो आवश्यक अधिकारी के समक्ष जाएगा भारत का नागरिकता लेने, तो वो बताएगा कि देखिए मैं राष्ट्रमंडल देश का नागरिक हूं, मैं भारत का नागरिकता लेना चाहता हूं और मैं भारत में 7 साल से निवास भी कर रहा हूं, इसलिए मैं नागरिकता की पूरी योग्यता रखता हूं, आप मुझे नागरिकता दें। तो एक तो है कि उन्हें आवश्यक अधिकारी के समक्ष जाकर आवेदन करना होगा। दूसरा नंबर है कि आवेदन से पूर्व भारत में न्यूनतम 7 वर्ष से रह रहे हो। देखिए 7 वर्ष का काउंटिंग भी कुछ अलग प्रकार का होता है। मिनिमम 7 इयर्स, ठीक है, मतलब मिनिमम आपको 6 मंथ रहना है। ये वाला यहाँ से थोड़ा ऐसे होगा, मिनिमम 6 मंथ रहना है, सॉरी मिनिमम 7 साल आपको रहना है। 7 साल में क्या है कि 6 इयर्स प्लस 12th मंथ, यानी 6 इयर्स आप मतलब आउटब्रेक करके भी रहे, आज रहे कल नहीं रहे, बीच में छुट्टी मनाने दूसरे देश में चले गए, या आपने जिस देश से आप आए थे उस देश में लौट गए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 6 साल कंटिन्यू ऐसे ब्रेक लेके रह सकते हैं। लेकिन जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन के 12 मंथ यानी 12 महीने कंटिन्यू रहना होगा, यानी 8 साल में 6 साल आप ब्रेक करके रहिए, छुट्टी मनाने जाइए, या भारत में 6 साल से जो मतलब 8 साल का है तो 1 साल आप छुट्टी मना लीजिए, लेकिन 7 साल आपको रहना है। तो 6 साल तो आप छुट्टी मना मना कर भारत में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको भारत का नागरिकता ग्रहण करना है, भारत का नागरिकता हासिल करना है, तो आपको जो आपका 1 साल होगा यानी 12 महीना होगा, वो कंटिन्यू भारत में रहना होगा, उसी के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अगर इन सभी योग्यताओं को आप जो 2 शर्तें दिए गए हैं, अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, ऊपर में से किसी एक शर्त को पूरा कर रहे हैं, नीचे के दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं, तो आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, या भारत की नागरिकता कोई ग्रहण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो वो ग्रहण कर सकता है। अब चलिए बाई रजिस्ट्रेशन हम लोग देख लिए, उसके बाद बाई डिसेंट देख लिए, वंश क्रम या उत्तराधिकार से देख लिए, उसके बाद बाई बर्थ देख लिए। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर पर, देशीयकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से, बाई नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है, ऊपर के 3 जो नियम बताए गए थे, बाई बर्थ, बाई डिसेंट या बाई रजिस्ट्रेशन, इन तीनों में से अगर कोई शर्त वह पूरा नहीं करता है और फिर भी वह भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए भी भारतीय संविधान में जगह है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर निम्नलिखित शर्तों में से नागरिकता हासिल करना चाहता है, हासिल कर सकता है, यदि पहले 3 तरीकों से भारत की नागरिकता हासिल करने में योग्य नहीं है। शर्त नंबर 1 फुल एज, दूसरा नंबर फुल मेंटल कैपेसिटी,
यानी पूर्ण मानसिक क्षमता का होना चाहिए। तीसरा नंबर गुड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, हम अपराधियों का आयात नहीं कर सकते हैं। 4 नंबर है भारत में कठोर शर्तों का पूरा किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन अगर आप भारत का नागरिकता लेने में योग्य नहीं है, अगर फिर भी अगर आप भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा आप भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शर्त पूरा करना होगा, जिसमें चारों का चार शर्त आपको पूरा होना चाहिए। एक नंबर की फुल एज, आप तो एडल्ट होना चाहिए, यानी आप 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए आपको। अगर विदेशी हैं आप, अगर भारत का नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको तो एक तो 18 साल प्लस होना चाहिए, आप एडल्ट, आपका एडल्ट होना जरूरी है। दूसरा नंबर फुल मेंटल कैपेसिटी, यानी पूर्ण मानसिक क्षमता का होना चाहिए। आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, ऐसी चीज क्या है, क्योंकि हम पागलों का आयात नहीं कर सकते, भारत में खुद पागलों की कमी नहीं, तो हम पागलों का आयात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीधे तौर पर संविधान में कहा गया है कि फुल मेंटल कैपेसिटी, आपका आपके पूर्ण मानसिक क्षमता का होना जरूरी है, तभी आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा नंबर है गुड कैरेक्टर, आपका अच्छा चरित्र होना चाहिए, आप पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई तो ऐसे अगर अच्छा गुड कैरेक्टर अगर नहीं मांगा जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं मांगा जाए उस देश का, जिस देश का वो व्यक्ति है, तो इसका मतलब तो क्या होगा कि कोई पाकिस्तान से अपराध करेगा और आके इंडिया में नागरिकता ले लेगा, 12 साल रहेगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। या कोई अमेरिकन आया, वहां अपराध किया, भारत में आके नागरिकता ले लिया गया। इसलिए इसमें इस चीज को भी ध्यान रखा गया है कि आपका अच्छा चरित्र होना चाहिए, हम क्रिमिनल का आयात नहीं कर सकते हैं, हम बैड चरित्र वाले लोगों का, बुरे कैरेक्टर वाले लोगों का को भारत में आयात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीधे तौर पे कहा गया है कि गुड कैरेक्टर का होना जरूरी है, अच्छा चरित्र होना चाहिए आपको, तब आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं। 4 नंबर है भारत में कठोर शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, यानी आपको बहुत कठोर शर्त को पूरा करना है। जैसे देखिए, 12 साल आपको कंटिन्यू रहना है, 12 साल अगर आप भारत में रह रहे हैं, तब भी वो भी लीगली रह रहे हैं, यानी भारत के वीजा पे और अपने देश के पासपोर्ट पे अगर भारत में 12 साल कंटिन्यू रहे, तो आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं। जिसमें यह है कि 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 साल में आपको 11 ईयर्स ब्रेक लेकर आ सकते हैं, जैसे हम पहले 7 साल वाला बताए थे, उसमें इसी में है कि आप 14 साल में 11 साल ब्रेक लेकर आ सकते हैं, छुट्टी मनाने जाइए, अपने देश वापस जाइए, फिर आइए, क्योंकि 11 साल आपको रहना होगा। उसके बाद क्या है, 12th मंथ कंटिन्यूअसली बिफोर गिविंग अप्लीकेशन, यानी जब आप आवेदन दे रहे हैं उसके पूर्व से आपको 12 महीने भारत में कंटिन्यू रहना होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि आज के दिन अगर फरवरी 2022 में अगर कोई चाहता है कि हम देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत का नागरिकता ग्रहण करें, तो उसके लिए उसे फरवरी 2021 से भारत में रहना कंटिन्यू अनिवार्य है, और उसके पहले वह भारत में 11 साल रह चुका हो, तब भी वह भारत का नागरिकता ले सकता है। यह प्रोसीजर काफी अधिक है और काफी कठिन है। यह प्रक्रिया जो है बाजी नेचुरलाइजेशन का, यह काफी कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग किसी को भी नागरिकता तो दे नहीं सकते, नागरिकता तो कुछ ही लोगों को देना होगा ना। इसलिए ये चीज बाय नेचुरलाइजेशन को इतना हार्ड रखा गया है, क्योंकि आप अमेरिका से हैं, अमेरिका का दूसरा है, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अमेरिकन आ रहा है, तो अमेरिकन सिस्टम को समझने में उसे काफी समय लगेगा, इसलिए इस प्रक्रिया को हार्ड रखा गया है। क्योंकि जो व्यक्ति बाई रजिस्ट्रेशन को फॉलो नहीं करता होगा, बाई रजिस्ट्रेशन के शर्तों को पूरा नहीं करता होगा, वही तो बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा आकर नागरिकता लेगा ना। इसलिए इस नियम को, इस प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है। उम्मीद है कि समझ में आपको आई होगी। 5 नंबर है, यानी पांचवा प्रक्रिया कहता है किसी क्षेत्र को शामिल कर लेने से, अर्जित भूमि का सम्मेलन द्वारा या क्षेत्र समावेश द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत एक संप्रभु देश है, संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी भी क्षेत्र को मिला सकता है। जैसे हम लोग सिक्किम को मिलाए थे, तो जब हम लोग सिक्किम को भारत में मिलाए, तो वहां के लोगों का जो नागरिकता दिया गया वो बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अर्जित किया गया, उस सिक्किम को भारत में मिलाया गया, और उसको इस 5वें नंबर प्रक्रिया के तहत वहां के नागरिकों को भारत का नागरिक बनाया गया। यानी इसका भी
हमारे संविधान में इस चीज का भी हमारे संविधान में ख्याल रखा गया है कि अगर किसी भी देश का या किसी क्षेत्र को अगर अतिक्रमण करता है भारत, या उस क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है, भारतीय संघ में, यूनियन ऑफ इंडिया में उसे शामिल किया जाता है, तो उसे वहां के लोगों का भी नागरिकता दिया जाएगा किसी क्षेत्र को शामिल करने से। यानी जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे माने, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के में एक प्रांत है पंजाब। पंजाब को छोड़िए, पंजाब को आपको पता होगा कि दो हिस्से थे, एक जो भारत में है और एक जो पाकिस्तान में है। यानी पंजाब जो क्षेत्र था उसको दो भागों में बांटकर आधा भारत में मिलाएगा और आधा पाकिस्तान में मिलाएगा। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, जो सिख बहुल क्षेत्र था वो भारत में आ गया। तो जो एक मतलब मान लीजिए जो प्रांत है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत को मानते हैं, चलिए पंजाब में कंफ्यूजन आप लोग की हो रही है, सिंध प्रांत है एक पाकिस्तान का। तो अगर आप सिंध प्रांत में को भारत चाहे कि कल मिला लेते हैं, अगर मिला लिया तो उस वहां के जो लोग होंगे, क्योंकि युद्ध तो सेनाएं लड़ती है, नागरिक तो लड़ते नहीं है, नागरिक तो वहीं के हैं, जहां नागरिक है वहीं रहेंगे। तो इसलिए अगर उसको भी मिलाया जाता है तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दे दिया जाएगा किसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए। यहीं पे हम लोग का यह प्रक्रिया समाप्त होता है कि नागरिकता देने का क्या प्रक्रिया है। अब चलिए, नागरिकता अगर दिया भी जा रहा है तो इसको समाप्त करने की भी कोई प्रक्रिया तो होगी, उसका भी चर्चा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। इसके तहत तीन रीति बताई गई है, तीन नियम बताया गया है जिसके तहत भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एक नंबर, बाय रिजाइनेशन, यानी परित्याग। कोई व्यक्ति अगर अपना नागरिकता को चाहे बाय रिजाइन, जैसे सपोज मान लीजिए मैं आईएएस अधिकारी हूँ, तो मैं रिजाइन तो कर सकता हूँ ना कि मुझे आप जॉब नहीं करनी है। तो उसी प्रकार से इसमें भी व्यवस्था किया गया है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग कर दे कि मैं भारत की नागरिकता का त्याग करता हूं, मुझे दूसरे देश की नागरिकता लेनी है। तो इसलिए कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता को त्याग कर सकते हैं बाय रिजाइनेशन के द्वारा, जिसका प्रक्रिया भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। यानी आप चाहें तो भारत की नागरिकता को त्याग करके दूसरे देश की भी नागरिकता ले सकते हैं, इसका भी ख्याल रखा गया है। दूसरी बात है पर्यावयास या बर्खास्तगी के द्वारा, टर्मिनेशन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति या भारतीय नागरिक दूसरे देश का नागरिकता ले लिया, दूसरे देश का नागरिकता को हासिल कर लिया, जब दूसरे देश की नागरिकता को हासिल करेगा तो उसकी नागरिकता को पर्यावास या बर्खास्तगी के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उसे पर्यावास या बर्खास्तगी के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि आप भारतीय ना, अब सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडियन है, अमेरिका गया, अमेरिका का नागरिकता ले लिया, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाती है। भारत में एकल नागरिकता प्रणाली लागू है, जिसके तहत आप किसी भी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, आप दो देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह बताया गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कि अगर आप दूसरे देश का प्रवास कर गए, दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, तो आपकी नागरिकता, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ये चीज यहाँ पे क्लियर किया गया है। तीसरा नंबर है डिप्राइवेशन, यानी वंचित किया जाना। अगर कोई व्यक्ति, सपोज ये सबके लिए नहीं, वंचित किया जाना जो नागरिकता का है ये कुछ लोगों के लिए है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता लिया, बोला कि मैं कॉमनवेल्थ कंट्री का हूं, कॉमनवेल्थ सिटीजन हूं, मैं भारत का नागरिकता लेना चाहता हूं। वो भारत में 5 ही साल रहा और शो कर दिया कि देखिए हम 6 साल रहे, तो जब उसे पकड़ा जाएगा तो उसे भी उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ सीधे कहा गया है तीसरे नंबर पॉइंट पे, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता पंजीकरण द्वारा या देशीयकरण द्वारा हासिल किया है और उसमें गलत सूचना या दस्तावेज का प्रयोग किया है तो उसकी नागरिकता से, तो उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा, कर दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पे हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम का थर्ड नंबर पॉइंट जो जो नागरिकता लेने की प्रक्रिया है उसमें बताया गया है, नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया है उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति
बाई रजिस्ट्रेशन या बाई नेचुरलाइजेशन, यदि कोई व्यक्ति, एक मिनट, हाँ, यदि कोई व्यक्ति बाई रजिस्ट्रेशन या बाई नेचुरलाइजेशन अगर कोई भारत का नागरिकता ग्रहण करता है और उसमें अगर गलत सूचना का प्रयोग करता है तो उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा, वंचित किया कर दिया जाएगा कि आप भारत के अब नागरिक नहीं रहे, क्योंकि आपने गलत सूचना का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमारा संविधान, हमारे जो नीति निर्माता थे, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाए, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि गलत सूचना भी तो हो सकता है, भ्रष्टाचार भी तो हो सकता है, और बाद में अगर उसे पकड़ा जाता है तो उसकी भी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वंचन के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग का भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 समाप्त होता है। अब एक पॉइंट और रहता है हम लोग की नागरिकता में, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं और फिर एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ पे चर्चा करके इस क्लास को खत्म करेंगे। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यह क्या था? आप लोग, ये हाल ही का मुद्दा है, इस पे काफी विवाद भी हुआ था, जो ऐसे आप लोग को पता होगा। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता क्या? ये सीधे तौर पे कहता है प्रवासी भारतीयों यानी इंडियन डायस्पोरा के जैसे अवैध प्रवासियों के साथ व्यवहार नागरिकता के लिए किया जाएगा। यानी अगर उनको नागरिकता चाहिए तो जो भारत में अप्रवासी भारतीय हैं, यानी अवैध प्रवासी हैं, गलत रूप से भारत में रह रहे हैं, जैसे कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है और भारत में रह रहा है लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पर और इंडिया के वीजा पे नहीं रह रहा है और वह भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उससे एक प्रवासी भारतीय यानी इंडियन डायस्पोरा के साथ व्यवहार किया जाएगा, जो हम लोग पॉइंट नंबर 3 में देखे थे, बाई रजिस्ट्रेशन, उसके जैसा व्यवहार किया जाएगा। यानी या भारतीय ही है, भारतीय मूल के ही है, इसलिए आपको नागरिकता देने में आसानी हो जाएगी। लेकिन यह कुछ मुख्य बिंदुओं, कुछ समाज के मुख्य हिस्सों के लिए, समाज के कुछ ही वर्गों के लिए यह प्रावधान 2019 में किया गया है। इस चीज को हम लोग देखते हैं। कहता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कि अवैध प्रवासी हैं और भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवेश किए हैं तो उनके साथ प्रवासी भारतीयों के जैसा नागरिकता में व्यवहार किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति, और इसके पहले 3 नंबर पॉइंट देख लेते हैं फिर, तो उसके बाद कहता है ये अवैध प्रवासी भारतीय अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किए हैं। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कोई व्यक्ति भारत में आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले और वो अवैध प्रवासी है और वह 6 धर्मों का में से अगर कोई एक है, धार्मिक उत्पीड़न से भारत में आया है, तो उससे भारत की नागरिकता दिया जाएगा और उसे प्रवासी भारतीयों जैसा व्यवहार किया जाएगा। ये क्या कहता है कि ये अवैध प्रवासी 6 समुदाय से संबंधित है। यानी जो ये अवैध प्रवासी मैं जैसे पहले बताया था, 6 समुदाय, ये अवैध प्रवासी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं, ये 6 समुदाय से संबंधित होना चाहिए। यानी जो ये संशोधन अधिनियम 2019 है अवैध प्रवासियों के संदर्भ में नागरिकता देने के संदर्भ में, ये कहता है कि आपको 6 धर्म का ही होना चाहिए। एक नंबर क्या कहता है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगर आप इन 6 धर्मों में को मानते हैं और आप धार्मिक उत्पीड़न से पाकिस्तान से सपोर्टेड मान लीजिए, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से भारत में शरण लिए हुए हैं, अवैध रूप से आप रह रहे हैं, आपके पास उस देश का पासपोर्ट नहीं है और इस देश का वीजा नहीं है, इसलिए आप भारत में अगर रह रहे हैं तो आप क्यों अवैध प्रवासियों, सॉरी, वैध प्रवासी भारतीय के द्वारा यानी प्रवासी भारतीयों के जैसा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा और आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आपसे कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से आए तो आपको यह दिखाना होगा कि देखो मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आया हूँ और 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हूँ, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। यह कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019।
अब देखिए, ये तो नागरिकता देने की बात होगी। ये आप 6 धर्म का होना चाहिए आपको, आप धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित होकर भारत में आए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले आपका भारत में होना आना अनिवार्य है, ये चीज तो हो गया। उसके बाद आप 3 देश से आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इस संशोधन अधिनियम को कुछ क्षेत्रों से बाहर भी रखा गया है। छठी अनुसूची वाले क्षेत्र में यह कानून लागू नहीं होगा। यानी सिक्स शेड्यूल में कौन से देश हैं, सॉरी कौन से राज्य हैं, सिक्स शेड्यूल में उनको रखा जाता है जिनकी संस्कृति कुछ खास है, और बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस से वह संस्कृति उनकी समाप्त हो सकती है, उनकी भाषा समाप्त हो सकती है। इसलिए जैसे असमी को अभी यूनिसेफ के रेड लिस्ट में जारी कर यूनिसेफ के रेड लिस्ट में कर दिया गया है, यानी जो असमी भाषा है वो लगभग समाप्त होने की कगार पे है। इसी तरह से, सॉरी असमी नहीं, असम का कोई एक भाषा है जिसे जो लगभग समाप्त होने के कगार पे है, और उसे यूनिसेफ में जगह दे दी गई है, यानी वो रेड लिस्ट कर दिया गया है कि यह एक भाषा कभी भी समाप्त हो सकता है, इसे संरक्षित किया जाए। तो इसी तरह कुछ खास कला और संस्कृति से जुड़े लोग हैं, कुछ खास कला और संस्कृति है उनकी, उनकी कुछ खास भाषा है, कुछ खास संस्कृति है, कुछ खास कला है, तो उसके लिए उनको सिक्स शेड्यूल में जगह दिया जाता है कि वहां पे कोई नहीं जा सकता है, कोई जाके रह नहीं सकता है। अगर वहां पे जाना होता है तो आपको परमिशन की जरूरत होती है कि मैं वहां जा सकता हूँ। जैसे अंडमान एवं निकोबार पे भी, द्वीप पर भी एक जगह है, वहां पे भी आप प्रतिबंधित है, वहां पे कोई नहीं जा सकता है, वहां पे कोई स्पेशल जनजाति वर्ग रहता है जिनकी अपनी स्पेशल भाषा, स्पेशल कला और स्पेशल संस्कृति है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आप छठी अनुसूची वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। यानी जो नागरिकता पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो भी व्यक्ति आया होगा 31 दिसंबर 2014 से पहले, 6 धर्मों को फॉलो करता होगा और वो भारत का नागरिकता ले सकता है, तो वह उसी जगह पे रह सकता है जो जगह सिक्स शेड्यूल के बाहर है। और इसको ILP से भी बाहर रखा गया, यानी इनर लाइन परमिट। यह एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था, खासतौर पे पूर्वोत्तर भारत के लिए। तो देखिए, ILP और सिक्स शेड्यूल को मिला दिया जाए तो यानी पूर्वोत्तर भारत, लगभग पूरा पूर्वोत्तर भारत खत्म हो जाता है इस कानून के दायरे से। यानी यह कानून जो है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यह पूर्वोत्तर भारत में लागू नहीं होगा, ये ILP में लागू नहीं होगा, ये सिक्स शेड्यूल वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। यानी लगभग पूरे पूर्वोत्तर, ILP और सिक्स शेड्यूल को मिला दिया जाए तो लगभग सारे पूर्वोत्तर भारत में यह कानून या संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। अब हम लोग इसको भी समझ लिए कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या। तो अब हम लोग को ये समझना अनिवार्य है, यह समझना जरूरी है कि कुछ हम लोग पॉइंट का प्रयोग किए थे। जैसे हम लोग पीछे बोले थे, भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने, अच्छा, तो इन्हें क्या कहा जाता है, यानी भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से अपने नागरिकता का त्याग कर देंगे उनको क्या कहा जाएगा, OIC उनको कहा जाता है। फिर उसमें है कि जैसे इसमें हम लोग देखे कि राष्ट्रमंडल देश के लोग कौन से हैं, उनका है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़े भारतीय मूल के लोग, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी इन सभी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं और फिर आज के क्लास को खत्म करेंगे। चलिए, हाँ हो गया। अब देखिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी अनिवासी भारतीय नागरिक, NRI क्या होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि NRI क्या है, OCI क्या है, PIO क्या है। तो POI क्या है, PIO क्या है, दोनों बोला जाता है। तो क्या है ये चीज समझते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI, वही व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति तो भारतीय है, यानी वो भारत का नागरिक है लेकिन भारत में निवास नहीं कर रहा है, भारत में रह नहीं रहा है, यानी अनिवासी भारतीय नागरिक, यानी NRI वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति भारत के पासपोर्ट पे और उस देश के वीजा पर उस देश में निवास कर रहा हो। यानी वहां भी वो अगर निवास कर रहा है तो कहेगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूं और मैं आपके यहाँ रह रहा हूं, आपके पास से मैं वीजा लिया हूं। यानी उस देश के परमिशन पर वीजा लेकर उस देश में निवास कर रहा है और भारत के पासपोर्ट पर, यानी NRI पूरी तरह से भारतीय है लेकिन वो भारत में रह नहीं रहा है। वो जॉब के सिलसिले में, चाहे किसी काम के सिलसिले में,
वो भारत से बाहर रह रहा है। आप लोगों को पता होगा कि एनआरआई जो है वो हम लोग के 1998-99 में काफी काम आए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर यह तय किया कि अब हमको परमाणु परीक्षण करना है, और जब परमाणु परीक्षण सफल हुआ तो बहुत सारे प्रतिबंध भारत पे लगे थे। उस समय इन्हीं लोगों के द्वारा भेजे गए रकम से हमारा अर्थव्यवस्था बचा रहा, क्योंकि भारतीय मूल के लोग यानी एनआरआई काफी देशों में निवास करते हैं, और अगर एनआरआई को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो विदेश की बहुत सारी कंपनियां बंद हो सकती है। तो ऐसे इसलिए कोई अपने देश की कंपनी तो को तो बंद करना नहीं चाहेगा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को डाउन करना नहीं चाहेगा। इसलिए नॉन रेसिडेंट इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब देखिए क्या है, इसको हम एनआरआई को समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भारत है, भारतीय है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं भारतीय नागरिक, मैं जॉब के सिलसिले में जाकर अमेरिका में जॉब करने लगा, मेरी अच्छी खासी सैलरी है मेरी। अब देखिए मैं अमेरिका में रह रहा हूँ तो अमेरिका का चावल खा रहा हूँ, यानी अमेरिका का भोजन कर रहा हूँ, अमेरिका के संसाधन का यूज कर रहा हूँ, और जो बची खुशी जो पैसा है, यानी मैं भारत के संसाधन भी यूज नहीं कर रहा हूँ, भारत की कोई संसाधन यूज नहीं कर रहा हूँ, बस भारत के पासपोर्ट पे हम और अमेरिका के वीजा पे हम अमेरिका में निवास कर, लेकिन जो हम पैसा भारत में भेज रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आखिर अपने परिवार के पास ही भेजेंगे। अगर हम पैसा कमा रहे हैं अमेरिका में तो आखिर तो हम अपने खर्चा को खत्म करके, मतलब जो हमारे खर्चा है उसे काट कर तो हम अपने परिवार के पास ही पैसा भेजेंगे। तो वो पैसा कहाँ आ गया? इंडिया में आ गया, यानी बिना किसी संसाधन के खर्च किए हुए वो पैसा भारत में। तो एनआरआई का यानी वो ऐसे लोग का जो भारत के नागरिक हैं लेकिन जॉब के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में वो भारत से बाहर निवास करते हैं यानी दूसरे देश में रहते हैं, उन लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान है, इसलिए उनको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा गया है। आजकल आप लोग को ये भी पता होगा कि एनआरआई के लिए जो पहले चुनाव प्रक्रिया में जो उनको शामिल होने में प्रॉब्लम होती थी कि वो अगर बाहर में रह रहे हैं तो कैसे आकर चुनाव में वोटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी विचार किया गया सरकार के द्वारा, और यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो चाहे तो अपना वोट बहुमत जो है उस विधान मतलब जिस संसदीय क्षेत्र का मैं उसका एक वोटर के रूप में पंजीकृत है, उस संसदीय क्षेत्र में वो अपना बहुमत किसे देना चाहता है उसको वो पोस्टल सर्विस के द्वारा अपने बहुमत को या अपने मत को भेज सकता है कि मैं इनको वोट दूंगा, और उसकी वोटिंग काउंटिंग भी होगी, यानी जो वोट करेगा वो काउंटिंग भी होगी। तो अब तो एनआरआई के लिए काफी हम लोग सचेत हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया है कि एनआरआई का क्या योगदान है। इसलिए अब हम लोग भी काफी ध्यान दिए हुए हैं एनआरआई पे, तो और आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अनिवासी भारतीय नागरिक क्या है, यानी वही लोग हैं जो भारत के पासपोर्ट पे और उस देश के वीजा पे वहां निवास कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक किन्हें कहा जाता है? ओसीआई है क्या? कौन है ओसीआई? अब ओसीआई वो लोग हैं जो भारत के नागरिक तो थे, जो भारत के नागरिक तो थे लेकिन स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली और भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया। बोला कि हमें भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और अमेरिका का नागरिकता लेकर हमें अमेरिका में ही खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं भारतीय नागरिकता को परित्याग करता हूँ और अमेरिकी नागरिकता को ग्रहण करता हूँ। तो उस व्यक्ति को ओसीआई कहा जाता है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो हैं जो लोग भारत के नागरिक थे लेकिन अपने स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग करके दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ले, उन्हीं को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी विदेशी भारतीय नागरिक, यानी पहले के भारतीय नागरिक थे लेकिन बाद में वो अपने स्वेच्छा से इस नागरिकता को त्याग किए और दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेते, इसलिए उन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कहा जाता है। अब कौन सा आता है? अब पीआईओ का नाम आप लोग सुने होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ भारतीय मूल के लोग क्या है? यानी भारतीय मूल के लोग हम लोग सुने कि भारतीय मूल के लोग हैं, भारत में आए हुए हैं, चाहे वो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको जैसे हम लोग इस साल सुने हैं
चंद्रिका राय जी जो थे, उन देश का मैं नाम मिस्टेक कर रहा हूँ, उनको भारतीय मूल के, जो हम लोग को 9 जनवरी को जो अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उसमें उनको बुलाया गया चीफ गेस्ट के तौर पे, और कहा गया कि ये प्रवासी भारतीय नागरिक है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये भारतीय मूल के लोग हैं। तो देखिए ये लोग आखिर हैं कौन भारतीय मूल के लोग? ये भारतीय मूल के लोग वे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत में निवास करते थे। यानी वे वही लोग हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत था, अखंड भारत था, उसमें ये लोग निवास कर रहे थे। लेकिन निवास कर रहे थे, या ये निवास कर रहे थे, या इनके दादा दादी माता पिता में से कोई एक निवास कर रहा था भारत में। तो ये वही लोग हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत में, ये चाहे इनके माता पिता या इनके दादा दादी निवास कर रहे थे, इसीलिए इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। ये लोग दूसरे देश में निवास करने लगे। यानी से सपोज मान लीजिए 1935 1934 में हुआ क्या कि इनको रोजगार लग गई अमेरिका में, सपोज मान लीजिए इनको रोजगार के लिए अमेरिका जाना पड़ा, सपोज ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। तो अगर ये लोग सपोज मानते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को लेकर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ये लोग गए, वहां रोजगार किए, धीरे धीरे वहीं के हो गए, यानी वहां उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगने लगा। तो ये लोग क्या किए कि तो ये लोग तो भारतीय नागरिकता हासिल करने के योग्य थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उस देश की नागरिकता ले ली और भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया, बोला कि हमको भारतीय नागरिकता नहीं रहना है, हम यहीं के नागरिक हैं। तो इन्हीं लोगों को इंडियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। ये 1935 के भारत के अखंड भारत में, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत में निवास करते थे, लेकिन ये लोग अपने स्वेच्छा से दूसरे देश में निवास करने लगे और उसी देश की नागरिकता ले ली, तो इसलिए इन्हें भारतीय मूल के विदेशी नागरिक कहते हैं, कि इनका जो मूल जड़ है वो भारत में है, लेकिन ये लोग नागरिक विदेशी हैं, दूसरे देश में निवास कर रहे हैं। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक कहते हैं, कि इन लोग का ओरिजिन तो भारतीय है, लेकिन ये लोग यानी जेनेटिक रूप से तो ये तो भारत में जुड़े हैं, लेकिन इनको दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, इसलिए इन्हें पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, प्रवासी भारतीय नागरिक कहा जाता है, या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक कहा जाता है। अब देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को पहले दो कार्ड दिया जाता था, ओसीआई और पीआईओ। आप लोग कहीं ट्रेवल किए होंगे, मैं लाल किले का उदाहरण लेता हूँ, तो लाल किले के अंदर आपको जाने के लिए जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए कम पैसा लगता है। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए भी कम पैसा लगता है। जो यानी ओसीआई पीआईओ जो कार्ड धारक है उनको पैसा कम लगता है। इस चीज भारत सरकार को 1991 में समझ में आ गया, 1990-91। और जब हम लोग की नई आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का दौर चल रहा था, तो नई जब आर्थिक नीति बनाई जा रही थी, तो उस समय यह देखा गया कि भारत में डॉलर की कमी है, और भारत में रिसर्च किया गया कि डॉलर कहाँ से आ सकता है, भारत में पैसा आ कहाँ से सकता है, भारत में नए नए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ सकता है। तो यह देखा गया कि ये लोग हैं अप्रवासी भारतीय नागरिक हैं, कहीं ना कहीं इनका इमोशन भारत से जुड़ा हुआ है। तो इनको मोहित करने के लिए इनको कुछ सुविधा दी गई कि आप लोग भारत से जुड़ा हुआ समझे, इसलिए इनको ओसीआई और पीआईओ कार्ड दिया जाता था पहले। उस समय 1991 में ओसीआई कार्ड और पीआईओ कार्ड का व्यवस्था किया गया था कि आप पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो आपको पीआईओ कार्ड दिया जाएगा, अगर आप अपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग किए हैं तो आपको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। आप भारत में आइए, घूमिए फिरिए रहिए, ये अपना ही देश समझिए। यानी समझिए कि आपका कोई समान कर दिया जाता था, यानी आपको भारतीय जैसा भी व्यवहार नहीं किया जाएगा और आपको विदेशी के जैसा भी व्यवहार नहीं किया जाएगा, आपको बीच में रखा जाएगा कि आपका भारत से इमोशन जुड़ा रहे और आप इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखेंगे अभी के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब दूसरे देश में जाते हैं तो भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट भारत में करने के लिए कहते हैं, और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसलिए पहले ओसीआई और पीओआई का दोनों अलग अलग जारी किया जाता था, यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे उनके लिए एक अलग व्यवस्था थी, ओसीआई जो थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी।
लेकिन उसे अब कहा गया कि नहीं नहीं, आपके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा, आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आपका जड़ भारत में ही है, इसलिए आप भारतीय से इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग दोनों कार्ड को मिला दिया गया, यानी ओसीआई और पीआईओ जो कार्ड था वो एक ही कार्ड है, और यही दोनों मिलकर ओसीआई और पीआईओ मिलकर इंडियन डायस्पोरा का निर्माण करते हैं, यानी भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं उनका निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है कि यह सेशन आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पॉइंट क्लियर हुआ हो, या अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगले वीडियो में उस डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर जरूर करें, यानी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, कि वो भी लोग इस चीज को समझ पाए। जय हिंद।